हाय एवरीवन। मैकियावेली ने राजा को व्याघ्र लोमड़ी नीति अपनाने की सलाह दी। राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। इटली के एकीकरण की बात की कि किस प्रकार इटली का एकीकरण हो, उस पर उनको इटली के एकीकरण को लेकर के उन्हें बहुत चिंता थी। मानव स्वभाव पर बात की कि मानव का स्वभाव कैसा है, और राज्य पर विचार दिए इन्होंने। राजा को सलाह भी दी कि किस तरह से कौन कौन सी कूटनीति अपना करके राज्य को सशक्त बनाना चाहिए। इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा मैकियावेली टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो अगर मैकियावेली की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस। ये इटली में है। इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था और टस्कन वंश में हुआ था। टस्कन वंश में हुआ था और इनके पिता वकील थे, यानी कि इनका जन्म एक वकील परिवार में हुआ था। इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को पूर्णतया पृथक किया। कब किया? आधुनिक काल में। यही काम प्राचीन काल में अरस्तु ने किया था, तो उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। धर्म और इनको क्या है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजनीति को पूर्णतः धर्म से अलग किया और इसलिए इन्हें धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही मैकियावेली थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने फ्लोरेंस गणराज्य में गृह एवं विदेश विभाग में एक लिपिक के रूप में नौकरी की और अपनी प्रतिभा के बल पर सचिव पद को प्राप्त किया। 1512 तक वे इस पद पर रहे। मैकियावेली 1512 तक सचिव पद पर रहे। उसके बाद जो फ्लोरेंस की सरकार थी, इनसे खुश होकर के, इनके जो कार्य था, इनकी प्रतिभा से खुश होकर के उनको राजदूत बना दिया। और ये यूरोप के देशों में, विभिन्न देशों में 23 बार राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। 1343 में मर्सिलियो ऑफ पेंदुआ के बाद और मैकियावेली के जन्म के पहले पुनर्जागरण आंदोलन चल रहे थे। इटली जो है पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था, और इटली के अंदर जो ये फ्लोरेंस था, ये इसका केंद्र बिंदु था पुनर्जागरण आंदोलन का। इस पुनर्जागरण आंदोलन में जो धर्म आधारित राजतंत्र थे वो टूट रहे थे और सामंती व्यवस्था भी टूट रही थी, तथा मानवीय मूल्यों को राज्य का आधार बनाया गया। इस समय जब पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान यूरोप के कई देशों जैसे कि स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली आदि देशों में जो है राष्ट्र राज्य की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इटली में राष्ट्र राज्य स्थापित नहीं हो पाया। और इटली क्या था? इटली जो है ये 5 भागों में विभाजित था। नेपल्स राज्य, मिलान राज्य, रोमन चर्च, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस, इन 5 भागों में विभाजित था। और ये पांचों राज्य आपस में भी लड़ते थे। और क्या होता था, जो इनके आसपास के जो देश थे, फ्रांस, इटली, जो भी इनके आसपास के राष्ट्र राज्य बन चुके थे, इन सब में क्या है,
एकता की भावना हो गई थी। ये इन देशों के जो नागरिक थे वो अपने आप को एकता के बंधन में बांध चुके थे, लेकिन जो इटली जो था वो अभी तक भी विभाजित था, आपस में लड़ता रहता था। और जो आसपास के देश थे इसके, वो उनकी निगाह रहती थी कि इनको कब जो है हरा करके और इस पे कब्जा कर लिया जाए। तो इन्होंने जो है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में इन्होंने ये इस बात को व्यवहारिक रूप से उद्घोषणा की कि अगर राज्य का एकीकरण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आसपास इटली पे दूसरे देशों का कब्जा हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला। और इनकी चिंता का जो है इस बात को लेकर के, इटली की एकीकरण को लेकर के इनको बहुत ही चिंता थी कि कैसे इटली का एकीकरण हो। जो वहाँ की सामाजिक दुर्दशा थी इटली की, उसका इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और इनकी जितनी भी बुक हैं उस समकालीन व्यवस्था से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। इसीलिए इनको जो है अपने युग का शिशु बोला गया है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु बोला गया, क्योंकि अपने युग का शिशु इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि इन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, उस समय की सामाजिक जो दुर्दशा थी इनके राज्य की, उसका इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए जो डनिंग महोदय उन्होंने इनको अपने युग का शिशु बोला था। मैकियावेली की पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में लिखा है, जब ये 23 बार जो है इनको बनाया गया, राजदूत बनाया गया और यूरोप के विभिन्न देशों में ये राजदूत बनकर गए, तो इन्होंने क्या देखा कि जिस देश में जनता ईमानदार, चरित्रवान एवं कर्तव्यपरायण है, वहाँ गणतंत्र विद्यमान है, और जिन देशों में जनता कर्तव्यहीन, बेईमान एवं चरित्रहीन है, वहाँ निरंकुश राजतंत्र विद्यमान है। इन्होंने जब कई देशों का भ्रमण किया राजदूत बन करके, तो ये चीज़ पाई कि चरित्रवान जनता, कर्तव्यपरायण जनता है जहाँ, वहाँ गणतंत्र है, और जहाँ कर्तव्यहीन जनता है वहाँ राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र विद्यमान है। और इन्होंने उस समय इटली की दुर्दशा को देखते हुए इसीलिए इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया कि राजा को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो ये 1527 में सेंट कैसियानो में इनकी मृत्यु होती है। उस समय ये 80 वर्ष के थे। इनको ये इतने महारथी थे कि कूटनीति की कला में और व्यवहारिक राजनीति में जो है महारथी होने के कारण मैकियावेली को क्या बोला जाता है, इटली का चाणक्य बोला जाता है। इन्हें इटली का अरस्तु भी बोला जाता है और इटली का चाणक्य बोला जाता है, क्योंकि ये जिस प्रकार चाणक्य नीति बताई गई है, चाणक्य ने बताया गया है, कूटनीति में महारथी थे चाणक्य, और उन्होंने अपने राजा को सजेस्ट किया है कि कैसे कैसे राज्य को संभालना है। उसी प्रकार मैकियावेली ने भी अपनी पुस्तक प्रिंस में राजा को बताया है कि किस प्रकार राजा को अपने राज्य में शासन करना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक इनको बोला गया है, क्योंकि इन्होंने राजनीति से धर्म को पृथक किया था, इसलिए इनको धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को पूर्णतः पृथक किया। मैकियावेली की प्रमुख पुस्तकों की बात कर लेते हैं। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये इनकी फेमस बुक है, और प्रिंस, जिसमें राजा को इन्होंने कूटनीति का सहारा लेने के लिए कहा है, और व्यवहारिक राजनीति क्या होती है उस पर बताया है राजा को। इसमें इन्होंने सलाह दी है कि कैसे राज्य में राज करना चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर, क्योंकि उस समय इटली पर आसपास के देशों से खतरा मंडराता रहता था, तो उन्होंने उस पर भी कुछ अपने विचार रखे। द आर्ट ऑफ वॉर दिया है, और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये इनकी 4 फेमस पुस्तकें हैं जिससे इनको प्रसिद्धि मिली। मानव स्वभाव पर अगर हम बात करते हैं
मैकियावेली मनुष्य को स्वार्थी, कायर, कृतघ्न और धनोपार्जन प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। ऐसा कहता है कि मनुष्य में धनोपार्जन प्रवृत्ति प्रबल होती है तथा वह स्वार्थी, कायर एवं कृतघ्न होता है। मैकियावेली की मानव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। जो ये मानव संबंधी धारणा है उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मैकियावेली ने मनुष्य को जन्म से ही एक स्वार्थी, कायर एवं कृतघ्न प्राणी बताया है। मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार इटली की परिस्थितियों, जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थीं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मानव संबंधी विचार दिए हैं। मनुष्य जब अपने ये कहता है, मैकियावेली कह रहे हैं कि मनुष्य इतना कृतघ्न है कि जब उसको अपना काम पड़ता है तो वह ऐसे पेश आता है जैसे आप ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे खास हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह ऐसे गिड़गिड़ाता है जैसे वह आपके लिए अपने बीवी तथा बच्चे को भी दांव पर लगा देगा। ऐसे झूठे कायर व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैकियावेली कहते हैं कि ऐसे जो झूठे और कायर लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को बुरा बताया है। वो कहते हैं कि मानव में इतनी धनोपार्जन की जो प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि लोग अपने पिता को भूल जाते हैं लेकिन पितृ धन को नहीं भूल पाते हैं। इसलिए इन्होंने मानव में धनोपार्जन की प्रवृत्ति जो है प्रबल मानी है। अब हम देखते हैं मैकियावेली का जो है राज्य पर विचार। प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। साधन कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि साधन स्वतः सफल हो जाएंगे। वो उसको उचित या जो साधन जो राज्य की भलाई में है, साधन अगर अच्छे हैं, राज्य की भलाई में हैं, तो उनको बिना सोचे कि ये उचित है या अनुचित है, नैतिक है या अनैतिक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राज्य की भलाई में अनैतिक साधन भी यूज कर लेने चाहिए और नैतिक साधन अगर यूज करने से काम बनता है तो नैतिक भी यूज कर लेने चाहिए। जबकि जो हमारे इंडियन गांधी जी वगैरह जो फिलॉसफी है वो कहते हैं कि साधन जो है, अच्छे साध्य को पाने के लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं साधन कैसा भी हो, उचित हो या अनुचित हो, अगर साध्य की सफलता होती है तो वो स्वतः पवित्र हो जाता है। इसी पर इन्होंने कुछ अपने विचार दिए। साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। दूसरा कहते हैं राज्य का आधार शक्ति है, यानी कि कहते हैं ये राजा से कहते हैं कि शक्ति के आधार पर जो है राज्य में राज्य करना चाहिए, शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और ये कहते हैं कि धर्म का सहारा, अगर सारे जो हैं साधन विफल हो जाएं तो लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है। पंगु ऐसे बना देता है कि लोग जो हैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाते हैं, तो धर्म से लोगों पे नियंत्रण किया जा सकता है। और इनके और दूसरे प्रमुख कथन क्या है? राजा को शेर की तरह बहादुर एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि राजा को चालाकी से काम लेना चाहिए और शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए। राजा का काम आम खाना है, गुठलियाँ गिनना नहीं, यानी कि राजा को जो है अपना राज्य की रक्षा करनी है और वो किस तरह के साधन से पूरी हो रही है, उचित है अनुचित है, इस पर ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं, इनका एक और कथन है, धर्मभीरु पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं और चोट खा लेते हैं लेकिन बदला नहीं लेते हैं। ये भी इनका बहुत फेमस कथन है। इन्होंने क्या किया है कि राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से अलग किया है। किसने? मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा कि राज्य को अपना जो है संपूर्ण ध्यान राज्य की सुरक्षा पर केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए जनता को वश में करना चाहिए। जनता को वश में करने के लिए राजा को कोई भी साधन अपना लेना चाहिए
उसके उचित या अनुचित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जब सारे साधन विफल हो जाएं तो धर्म का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि धर्म से लोग नियंत्रण में आसानी से आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से अलग किया। धर्म एवं इसके पहले क्या है, जो अरस्तु प्राचीन कालीन थे, अरस्तु वगैरह, वो नैतिकता पर आधारित विचार देते थे कि राज्य को नैतिक होना चाहिए, नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। और जो मध्यकालीन थे तो उन्होंने क्या किया, वो धर्म आधारित विचार देते थे कि राज्य को धर्म आधारित जो है, धर्म के अकॉर्डिंग सारे निश्चय लेने चाहिए। तो उनके विचार जो है धर्म पर आधारित थे। लेकिन जो ये थे मैकियावेली थे, इन्होंने राज्य को जो है, राजनीति को धर्म और नैतिकता से पूर्णतः पृथक कर दिया। इसके पहले मर्सिलियो और पेंदुआ ने भी जो है कुछ हद तक राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ईश्वरी गुण थे और कुछ राज्य के जो थे, राज्य के कुछ नियमों के अधीन किया हुआ था। लेकिन जो मैकियावेली थे वो पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से पूर्णतः पृथक कर दिया। उस समय क्या था कि पोप के कुकर्मों की कलई खुल चुकी थी। जो इनका धर्म था, ये जो राजा लोग थे, जब इन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया तो इन्होंने पाया कि जो भी जितने भी सक्सेस राज्य हैं, देश हैं, राजा हैं, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा वो धर्म और नैतिकता पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस चीज़ में उनके राज्य को, उनके देश को फ़ायदा होता है, वो वैसा ही काम करते हैं। और पोप लोग जो थे ये कहते हैं, आधुनिक काल में उस समय, जिस समय मैकियावेली का जब समय चल रहा था, तो पोप के कुकर्म, जो इनके काले कारनामे थे, धर्म की आड़ में ये करते थे, इनकी कलई खुल चुकी थी। और जो है साधारण, उस समय क्या था, साधारण व्यक्ति भी नैतिक दृष्टि से पतित हो चुका था। राजा या शासकों ने भी नैतिक आदर्शों की तिलांजलि दे दी थी। सामाजिक दुर्दशा में जो मैकियावेली पर गए, उस समय की जो सामाजिक दुर्दशा थी, उसका मैकियावेली पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से अलग किया। उसने धर्म को राजा को ये बोला, राजा को सजेस्ट करता है मैकियावेली कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी एवं सच्चा होने का ढोंग करते हुए ज़रूरत पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। ऐसा मैकियावेली राजा को सजेस्ट कर रहे हैं अपनी बुक प्रिंस में। और कहते हैं कि ऊपर से कुछ भी ढोंग करते रहो, लेकिन ज़रूरत पड़े राज्य की सुरक्षा में, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अधार्मिक, विश्वासघाती और निर्दयी बनने के लिए तैयार रहो, ऐसा कहते हैं। और ये कहते हैं कि प्रेम की अपेक्षा, राजा को सलाह दे रहे हैं कि प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करें, यानी कि शक्ति का प्रयोग करें। जनता में भय होना चाहिए। और कहते हैं कि धर्म एवं नैतिकता की अवहेलना अगर करनी पड़े तो करें। अगर राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की भलाई के लिए धर्म एवं नैतिकता की अवहेलना करनी पड़ती है तो राजा को बेझिझक धर्म और नैतिकता की अवहेलना करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि धर्म से लोगों को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन स्वयं यानी कि राज्य को और राजा को धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इन्होंने व्याघ्र लोमड़ी नीति की बात की है, जिसे लॉयन फॉक्स थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने इसमें ये बोला है कि राजा को व्याघ्र की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यानी कि कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए और चालाकी उसमें होनी चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए। कुछ अगर अनैतिक कदम लेकर के उससे राज्य की सुरक्षा करनी पड़ रही है तो बेझिझक करे, उसमें उसको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि सच्चा राजा वही है जो शेर की तरह बहादुर हो
और लोमड़ी की तरह चालाकी उसके अंदर भरी हो, वही सच्चा राजा है। और राज्य की सुरक्षा नैतिकता के आड़े नहीं आनी चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं कि जो राज्य की सुरक्षा है उसमें नैतिकता आड़े नहीं आनी चाहिए। नैतिकता को एक किनारे रखो और अनैतिक साधन भी अपना लो, ऐसा इनका मानना है। जो मैकियावेली पर था अपने समय का इतना गहरा प्रभाव था कि प्रोफेसर डनिंग ने कहा वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। यानी कि ये इनको अपने युग का शिशु इसलिए कहा गया कि अपने समय का इन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और कई विचारकों ने बोला कि अगर उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी ना होती तो मैकियावेली कुछ और होता। यानी कि इस तरह का विचारक, इतनी ख्याति इसको शायद ना मिलती। वो उस समय की परिस्थितियाँ थी और उस परिस्थितियों का उस मैकियावेली पर प्रभाव इतना था और उन्हीं परिस्थितियों से निकलने के लिए उसने जो है ये सारे विचार दिए, इसलिए इसको इतनी सारी फेम मिली, यानी कि इससे इतनी प्रसिद्धि मिली। तो उस पर होता तो सभी जितने भी विचारक होते हैं उन पर सभी विचारकों पर, दार्शनिक होते हैं, अपने समय का असर होता है। लेकिन जो असर मैकियावेली पर था उतना किसी और विचारक पे के ऊपर उनके समय का प्रभाव नहीं देखा गया। इसीलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर डनिंग ने कहा था। आगे W.T. जोन्स कहते हैं मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। कि मैकियावेली को बहुत फेमस मिली थी और वो अपने समय से में अपने जो उस समय की सामाजिक दुर्दशा थी उसको उन्होंने अपनी किताबों में, अपने विचारों में इतना उकेरा, इतना उसको उद्घाटित किया कि कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। उस समय जितने भी दार्शनिक विचारक थे वो श्रेष्ठ निचोड़ किसे मानते हैं? मैकियावेली हैं। यानी कि मैकियावेली के विचारों में उस समय की जो सारी परिस्थितियाँ थी वो पूरी साफ साफ झलकती हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवहारिक राजनीति मैकियावेली जो थे व्यवहारिक राजनीति में और कूटनीतिक कला का महारथी थे और इस कारण उसे इटली का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि चाणक्य भी कूटनीति और व्यवहारिक राजनीति में महारथी माने जाते हैं। और उन्होंने भी जो है साम दाम दंड भेद अपनाने की बात की है और मैकियावेली ने भी साम दाम दंड और भेद सारी चीज़ें अपनाने की बात की है कि कुछ भी अपनाना पड़े पर राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य की सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनकी क्या हो, इन्होंने जब इनकी आलोचना होती है क्योंकि इन्होंने राजनीति से धर्म को अलग कर दिया है और इन पर यह आरोप लगाया जाता है कि राजनीति को नैतिकता से अलग करके उससे भ्रष्ट कर दिया है इन्होंने। तो ये ऐसा जो डनिंग महोदय हैं और कुछ विचारक हैं वो कहते हैं कि यह आरोप लगाना सही नहीं है कि राजनीति को नैतिकता से अलग करके उसे भ्रष्ट कर दिया। ये बता रहे हैं जो कुछ इनकी आलोचना हुई यही हुई थी कि राजनीति को भ्रष्ट कर दिया इन्होंने नैतिकता से अलग करके। तो कुछ विचारक इनके सपोर्ट में बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है आरोप लगाना कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करके भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो पहले ही अलग जो है वो तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी, बस उन्होंने उसका जो है व्यवहारिकता, उसने तो केवल व्यवहारिकता का परिचय देते हुए उसे उस जो नग्न सत्य को उद्घाटित किया। यानी कि भ्रष्ट तो वो पहले ही थी, राजा भी पतित थे और पोप भी पतित थे, सब पतित थे। भ्रष्ट तो राजनीति पहले ही थी, बस उन्होंने उस सत्य को उद्घाटित किया। यानी कि उस सत्य को सबके सामने लेकर के आए और व्यवहारिक राजनीति का प्रयोग करने की सलाह दी, ऐसा मानते हैं। और इसी पर डनिंग महोदय कहते हैं मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन था, कि वो अनैतिक नहीं था बल्कि नैतिकता और धर्म से उदासीन था। शिवाइन कहते हैं वह अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता विरोधी था और अधार्मिक नहीं बल्कि
धर्मनिरपेक्ष था, ऐसा सेबाइन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने। राजनीति ने जो है मैकियावेली ने मध्यकाल के धर्म, नैतिकता आदि सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की तथा राज्य के हित एवं सुरक्षा के लिए व्यवहारिक व यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। और जो कि ये उनका दृष्टिकोण था राजनीति के क्षेत्र में उसकी अमूल्य देन है। किसकी? मैकियावेली की। तो अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि मैकियावेली ने मध्यकाल के धर्म, नैतिकता आदि सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की तथा राज्य के हित में सुरक्षा के लिए व्यवहारिक व यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, जो राजनीति के क्षेत्र में उसकी अमूल्य देन है। तो आज हमने ये मैकियावेली के सारे जो है विचार उसके देख लिए हैं। राज्य पर विचार और जो उनकी व्याघ्र लोमड़ी नीति है उसको भी हमने देख लिया कि कैसे होना चाहिए। और राजा को जो उन्होंने सलाह दी है वो देखा है। धर्म को राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से कैसे अलग किया वो देखा है। प्रमुख कथन देख लिए हैं इनके और राज्य पर विचार वगैरह देख लिया है। मानव स्वभाव पर विचार देख लिया है। इनकी मेन बुक देख ली हैं। ठीक है, रोमन इटली के बारे में जो उस समय था वो सारा हमने देख लिया है। जन्म और मृत्यु देख ली है। इनके कार्य देख लिए हैं। तो इनका हमने सारा कुछ एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। और इससे ऊपर आपके एग्ज़ाम में कुछ पूछते नहीं हैं। बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट में यहीं से क्वेश्चन निकाल के करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम हॉब्स टॉपिक लेकर के चलेंगे और हॉब्स लॉ क्रूसो को लेकर के चलेंगे। तो हमारी जो आगे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।